हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश में नई सत्ता। आते ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भारत से लगी सीमा पर पीठ ना दिखाने का आदेश जारी कर दिया गया। आखिर किस नई मूड में दिखाई दे रही है बांग्लादेश की ये नई सत्ता, आपको बताएंगे दोस्तों। क्या जंग चाहती है? तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को दहलाने की कोशिश में थे आतंकवादी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़ की खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है अधिक जानकारी इससे जुड़ी। तो वहीं बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी, सुनवाएंगे शेख हसीना की बयान। तो दोस्तों वहीं कंगाली की दहलीज पर मुई चुका मालदीव, 1 महीने का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे, अब क्या होगा? सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने भारत देश का विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहले बड़ी खबर की, जहां पर बांग्लादेश की नई सत्ता। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भारत के सामने पीठ दिखाने की जुर्रत ना करने का आदेश दे दिया है दोस्तों। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भारत से लगी सीमा पर पीठ ना दिखाने का दे दिया है आदेश। आखिर क्या जंग के मूड में है नई सत्ता भारत के साथ? बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों के लिए भारत के साथ देश की सीमा पर अपनी पीठ दिखाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। सखावत ने आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए बीजीबी सदस्यों को देखने के लिए बॉर्डर गार्ड अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि शेख हसीना की पिछली सरकार ने बीजीबी जैसी सेना को सीमा पर अपनी पीठ दिखाने का निर्देश दिया। भारतीय बलों ने बीजीबी को फ्लैग मीटिंग करने के लिए मजबूर किया गया। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी पीठ ना दिखाएं, अब बहुत हो चुका है, वे दिन खत्म हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जनरल एम सखावत हुसैन ने आरोप लगाया है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों को मार डाला। गृह सलाहकार ने शेख हसीना की अपदस्थ सरकार के परोक्ष संदर्भ में कहा कि उन्होंने पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अंसार सहित बलों को राक्षसों में बदल दिया था। भगवान का शुक्र है वे बांग्लादेश सेना के लिए ऐसा ना कर सकी। हमने उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित कर दिया है और बॉर्डर पर पीठ न दिखाने तक के आदेश दे दिया। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उनके इस बयान से क्लियर लग रहा है कि जो नई सत्ता निकलकर सामने आई है बांग्लादेश में, वो भारत के साथ मधुर रिश्ते नहीं रखने वाली, जो इनके बयान से लग रहा है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। तो मैं बता दें, जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़, सेना ने घेर दिया पूरा इलाका। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप के पास अकर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। खुफिया जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों की इस गोलीबारी का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर उधमपुर की तहसील रामनगर के डूडू बसंतगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में 4 आतंकवादी देखे गए। मंगलवार देर शाम आतंकवादियों की मौजूदगी पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। अपनी तरफ सुरक्षा बलों का घेरा बढ़ता देख आतंकी सियोज धार के रास्ते असर होते हुआ जिला डोडा की तरफ निकल गए। सूत्रों के अनुसार सियोज धार इलाके में आतंकवादी दिखे, लेकिन धुंध का फायदा उठाकर ये लोग भाग निकले। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे पिता समेत शहीदों का हुआ है अपमान। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समेत देश के तमाम शहीदों का अपमान हुआ है। हसीना के बेटे सजीव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व पीएम का बयान साझा किया। इस बयान में हसीना ने बांग्लादेशी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाने की अपील करती हूँ। बंग बंधु भवन में फूलों की माला चढ़ाकर और प्रार्थना कर बांग्लादेश की आजादी में शहीद हुए सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश के संस्थापक और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को यानी म्यूजियम को नष्ट करने की निंदा करते हुए पूर्व पीएम हसीना ने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नेतृत्व में हमने एक आजाद मुल्क के रूप में पहचान हासिल की, दुनिया भर में इज्जत हासिल की, ऐसे शेख मुजीब का इस प्रदर्शन में घोर अपमान किया गया। उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए लाखों शहीदों का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बयान था शेख हसीना का। तो वहीं आपको बता दें, खालिदा जिया ने भी और उनकी पार्टी ने मोर्चा खोलने की कोशिश की है। दरअसल हाल ही में जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने बुधवार और गुरुवार को अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। यानी कि अभी भी दोस्तों बांग्लादेश के हालात सुधरने नहीं वाले, लगातार आए दिन नई नई घटनाएं होती नजर आ रही हैं, खबरें आ रही है बांग्लादेश से। तो वहीं आपको बता दें, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रशिया की यूरोप पर परमाणु मिसाइल हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। नाटो के खिलाफ सेना को दे दी है स्पेशल ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, रशिया और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को
देखते हुए हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि रूस ने यूरोप पर परमाणु सक्षम मिसाइलों से हमले की तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट में गुप्त फाइलों का हवाला दिया गया है जो इस बात को दर्शाती है कि रूस ने अपनी नौसेना को नाटो के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में यूरोप के अंदर गहरे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने 2008 और 2014 के बीच अपनी नौसेना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार किया जिसमें पश्चिमी यूरोप के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर परमाणु सक्षम मिसाइलों से हमला करने की रणनीति बनाई गई। इन लक्ष्यों में फ्रांस का पश्चिमी तट और ब्रिटेन के कुछ महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें पाकिस्तानी बलों ने तोरखम क्रॉसिंग पर कर दी गोलीबारी, 3 अफगान नागरिकों की ले ली जान। दोस्तों पाकिस्तानी और अफगान तालिबान बलों के बीच एक उत्तर पश्चिमी क्रॉसिंग के पास सीमा के आर पार गोलीबारी हुई जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से के हिस्से में एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान का स्थानीय अधिकारी जाहिद खान ने कहा कि तोरखम सीमा के पाकिस्तानी हिस्से की ओर लोगों के हताहत होने के संबंध में तत्काल कोई बयान नहीं आया है। इस सीमा के बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तोरखम पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें कंगाली की दहलीज पर मुइजू का मालदीव, 1 महीने का खर्च चलाने भर के भी पैसे नहीं। अब होगा तो होगा क्या मालदीव का और मुइजू के द्वारा चलाए जा रहे उनके सरकार का। दोस्तों मालदीव इस वक्त गंभीर से भी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने बताया है कि देश का आधिकारिक डॉलर रिजर्व पिछले 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मालदीव की सरकार ने पिछले महीने ही रिजर्व से 113 मिलियन डॉलर की राशि निकाली थी। विशेषज्ञों ने मालदीव के इस हालात के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। मुइजू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में चीन समर्थक नीतियां लागू की हैं और भारत के साथ दुश्मन मोल ले ली है। उपयोग योग्य रिजर्व के खत्म होने के बावजूद मुइजू सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच मालदीव की सरकार जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है ताकि किसी भी कीमत पर मालदीव की कंगाली का राज पूरी दुनिया को ना पता चल जाए कि मालदीव को कंगाल कर दिया है मुइजू ने। मालदीव के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति से सरकार की मध्यम अवधि की राजकोषीय और ऋण नीति पर चर्चा करने के लिए बंद कमरे में बैठक करने का भी अनुरोध किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कैसे मुइजू की सरकार मालदीव की कंगाली को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन झूठ 1 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाला। तो दोस्तों मैं आपको बता दें बांग्लादेश में 15 अगस्त का राष्ट्रीय अवकाश रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक दलों संग बैठक के बाद अंतरिम सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश रद्द कर दिया है। इसी दिन देश के संस्थापक और अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। मुख्य सलाहकार कार्यालय के मुताबिक सलाहकार परिषद की आज बैठक में 15 अगस्त के अवकाश को रद्द करने को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय की घोषणा मंगलवार को एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक फैसला मोहम्मद यूनुस की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक के 1 दिन बाद आया। हालांकि बैठक में आवामी लीग के नेता शामिल नहीं हुए। कुछ दल इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश बनाए रखने के पक्ष में थे जबकि कुछ इसके विरोध में थे। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में हसीना के सहयोगियों की धरपकड़ जारी, पानी के रास्ते भाग रहे थे 2 मंत्री, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन में सबसे ज्यादा निशाने पर अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता ही रहे थे। अब प्रदर्शन के खत्म होने के बाद अवामी लीग के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार सलमान एफ रहमान और पूर्व कानून मंत्री अनीस सुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार पुलिस ने उन्हें न्यू मार्केट थाने के एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वो दोनों राजधानी ढाका के सदर घाट इलाके से पानी के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दोस्तों इसी से जुड़ी एक और खबर है जहां बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने सेना की बैरकों में अवामी लीग के नेताओं को शरण दी है क्योंकि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए ये शरण दी गई है। दोस्तों बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने खुलासा किया है कि सेना ने अवामी लीग सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों को शरण दी है। उन्होंने बताया कि इन लोगों की जान को खतरा है। जनरल वाकर ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को ही शरण दी है चाहे उनकी पार्टी, राय या धर्म कुछ भी हो। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर इनमें से किसी के खिलाफ कोई आरोप है, कोई मामला दर्ज किया गया है तो उन्हें न्याय के कटघरे में पेश किया जाएगा। हालांकि हम उनके खिलाफ कोई हमला या एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमने उन्हें उनकी जान को खतरा होने के कारण शरण दिया है। दोस्तों तो वहीं बता दें पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर अरशद नदीम एक लश्कर आतंकी के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस वीडियो के बाद हिंदुस्तानी फैंस भड़कते नजर आ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान बीते 5 दिनों से अच्छी खबर के चलते सुर्खियों में था। पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने ओलंपिक में सबसे दूर भाला फेंककर
हिंदुस्तान का भी मन मोह लिया था। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की माने तो गोल्ड जीतने पर अरशद को अपने बेटे जैसा तक बता दिया, लेकिन शायद अरशद उस लायक नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा ही दिया। उसने दिखा दिया कि हम कार्य चाहे कितना भी अच्छा करें या कुछ भी करें, हम अपनी जो हमारी नस्ल है उसको नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, अरशद नदीम की एक फोटो इस समय काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक कुरेदने के लिए काफी है। दोस्तों दरअसल इस फोटो में अरशद नदीम लश्कर तैयबा के आतंकी हैरिस डार के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक में कीर्तिमान रचने के बाद से अरशद का पाकिस्तान में इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन जीत की इस खुमारी में अरशद ये भूल बैठे कि जिनके हाथों उनका सम्मान कराया जा रहा है वे हाथ हिंदुस्तानियों के खून से सने हुए हैं। दोस्तों मोहम्मद हैरिस डार मिल्ली मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव के रूप में काम करता है। ये MML लश्कर आतंकवादी हाफिज सईद द्वारा स्थापित एक सियासी दल है। मिल्ली मुस्लिम लीग लश्कर तैयबा का ही एक तरह से मुखौटा है। हैरिस डार लश्कर के लिए काम करता है। डार कई बार भारत विरोधी बयान भी दे चुका है। कश्मीर की तुलना वो अफगानिस्तान तक से कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो वही बता दें भारत के साथ डटकर खड़ा हुआ नेपाल, इरादे जानते ही सोच में पड़ जाएगा चाइना। दोस्तों भारत के विरुद्ध सचिव विक्रम मिस्त्री ने 2 दिवसीय नेपाल का दौरा किया। पिछले महीने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारतीय विदेश सचिव की ये पहली यात्रा है। इस दौरे में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा हुई। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने मिस्त्री से मुलाकात के बाद कहा है कि नेपाल के क्षेत्र का प्रयोग अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी भी तरीके की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। इससे चीन को तगड़ा झटका लग सकता है। चीन भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटता है। दोस्तों इस मुलाकात के बाद नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ अपनी मुलाकात में दोनों देशों के हित और समस्याओं से जुड़े मामलों पर बात की है। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में भारत को नेपाल के अहम भागीदार के तौर पर स्वीकार करते हुए गृह मंत्री ने नेपाल के सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों तो वही बता दें, जहां नहीं जा पाएंगे वायुसेना के फाइटर जेट, वहां जाकर दुश्मनों को बर्बाद कर देगा गौरव बम। दोस्तों टेस्ट हुआ है सफल। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने लंबी दूरी के गाइडेड ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ओडिशा के तट के पास लॉन्ग व्हीलर आइलैंड पर खड़े टारगेट पर गिराया है। बम ने एकदम सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस बम का डिजाइन DRDO ने बनाया है, लेकिन उत्पादन अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कर रही है। 1000 किलोग्राम के इस बम का पिछले साल सफल परीक्षण भी हुआ। दोस्तों भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की आवश्यकता थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को टारगेट को बर्बाद कर दे। इसमें DRDO ने मदद की। वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम को डिजाइन किया। डिजाइन के बाद इस बम को बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दी गई। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, बेरोजगारी की मार झेल रहे न्यूजीलैंड से पलायन करने लगे लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर कर रहे हैं रुख। जी हाँ, बेरोजगारी और आर्थिक विकास की कमी के कारण अब न्यूजीलैंड से वहां के नागरिक और प्रवासी पलायन करने लगे हैं। स्टैटिस्टिक्स न्यूजीलैंड द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चला है कि जून 2024 तक 1,31,200 लोग न्यूजीलैंड छोड़ चुके हैं, जो कि किसी भी वार्षिक अवधि के लिए एक रिकॉर्ड संख्या है। डेटा से पता चला है कि देश छोड़ने वालों में से 80,174 नागरिक हैं, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले पलायन करने वालों की संख्या से लगभग दुगुनी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पलायन करने वाले ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने 1999 में आधिकारिक नकद दर शुरू किए जाने के बाद से अब तक की सबसे आक्रामक नकद दरों में 521 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरें ऊंची बनी रहने के कारण भी लोगों ने देश छोड़ने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों वही बता दें, विनेश फोगाट का फिर बढ़ा इंतजार, अब सिल्वर के लिए इस दिन आएगा कोर्ट का फैसला। जी हां, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब विनेश फोगाट के मामले में बड़ा फैसला आना बाकी है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS को अपना फैसला मंगलवार यानी 13 अगस्त को सुनाना था, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है। अब कोर्ट का फैसला 16 अगस्त की रात 9:30 बजे तक आएगा। यदि ये फैसला विनेश फोगाट के पक्ष में आया तो उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा, जबकि खिलाफ आया तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। इस फैसले का डिटेल ऑर्डर पहले ही जारी कर दिया गया है। अब डॉक्टर एनाबेले बेनेट SC इस मामले में फैसला सुनाएंगी। बता दें कि पहले CAS ने फैसला सुनाने के लिए 10 अगस्त का दिन रखा था। आमतौर पर एड हॉक पैनल को फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस मामले में फैसला सुनाने के लिए लंबी तारीख रखी गई है। तो दोस्तों बता दें, बाइडेन सरकार से पूछा गया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से जुड़ा सवाल, तो मिल गया जवाब। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश
बांग्लादेश के हालात पर निगरानी जारी रखेगा। उसने इस बात पर भी बल दिया कि राष्ट्रपति बाइडेन मानवाधिकार के मुद्दों पर स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलते रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जेया पियरे हिंदू अमेरिकी समूहों और भारतीय अमेरिकी सांसदों की उस अपील के संबंध में अब पूछे सवालों का जवाब दे रही थी। इनमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। बता दें कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। जहां पियरे ने कहा कि हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं है, लेकिन जब भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक रूप से गौर निजी तौर पर स्पष्ट तथा बेबाक तरीके से बोलते रहे हैं, लेकिन और आगे भी वो ऐसा बोलते रहेंगे। तो दोस्तों वही बता दें, मिडल ईस्ट में तेजी से बिगड़ रहे हालात। गाजा में आईडीएफ ने हमास के 100 लड़ाकों को मार गिराया। जी हाँ, मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग हो सकती है। इसके बावजूद इजराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के रफा में हमास के 100 से अधिक लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है जिसमें 2 हथियारबंद आतंकवादी पर हवाई हमला करते हुए देखा जा सकता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया है कि गीवती ब्रिगेड के सैनिकों ने 162वें डिवीजन की कमान के तहत रफा के शबूरा क्षेत्र में खोजी अभियान चलाया है। तो दोस्तों बता दें, वहीं इजराइल पर 11 महीने में 2 बहुत बड़े हमले किया। इस बार अमेरिका बनेगा रक्षक, कितनी है तैयारी। दरअसल ईरान ने अपने 2024 में हमले के करीब 12 दिन पहले चेतावनी दी थी। इस बार भी उसने यही किया। इजराइल को इस हमले से बचाने के लिए अमेरिका ने अप्रैल में अपनी सेना की पोजीशनिंग में कुछ बदलाव किए थे। इस बार भी किया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में हुए हिजबुल्लाह के हमले में अमेरिकी सेना कम सक्रिय थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी हिंदुओं का छल का दर्द बताया। कितने जगहों पर हमले हुए हैं, कहा हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इस जमीन पर बांग्लादेश पर हमारा भी उतना ही हक है जितना अन्य लोगों का। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है। उसने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दे दिया। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के सदस्यों ने हाल के दिनों में हमलों में वृद्धि की और इशारा करते हुए कहा कि इस देश में हमारे भी अधिकार है, हम यहीं पैदा हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद कई दिनों तक जारी हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया और उनके संपत्तियों की लूटपाट के साथ कई मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत चली गई थी। दोस्तों में बता दें, एसजीपीसी द्वारा निशान साहिब चोले का रंग बदलने पर विदेशों में मच गया बवाल। इंग्लैंड और ग्रीस में बढ़ गया विवाद। 2 धड़ों में बटी सिख संगत। जी हां, श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने निशान साहिब के चोले यानी पोशाक के रंग को बदलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय सिख धर्म की रहन सहन और धार्मिक प्रतीकों की मर्यादाओं के अनुसार लिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत निशान साहिब के चोले का रंग अब बसंती यानी पीला या सुरमई ग्रे होना चाहिए। इस निर्णय के ने विदेशों में बसे सिख समुदाय के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। इंग्लैंड और ग्रीस में स्थित कई गुरुद्वारे इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसजीपीसी ने इस मुद्दे पर विदेशों के सिख समुदाय से कोई सलाह नहीं ली और इस प्रकार का निर्णय लेकर उन्होंने अपनी भावनाओं की अनदेखी की है। ये विवाद ये दर्शाता है कि सिख समुदाय के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। विदेशों में बसे सिख समुदाय विशेषकर यूके और ग्रीस में ये मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील बन गया है। तो दोस्तों मैं बता दें, ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मिले मोहम्मद यूनुस, कहा हमको मौका दे, शिकायत नहीं मिलेगी। जी हाँ, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की खबरों के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका स्थित राष्ट्रीय हिंदू मंदिर का दौरा किया। ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे यूनुस ने कहा है कि देश में सबके लिए समान अधिकार है। मंगलवार को ढाका में राष्ट्रीय मंदिर का दौरा करते हुए मोहम्मद यूनुस ने सभी से सहयोग मांगा है। उन्होंने देश के लोगों से उनकी सरकार के लिए निर्णय लेने से पहले धैर्य रखने की भी अपील की है। तो वहीं दोस्तों, जो बाइडेन से ज्यादा बेकार है कमला हैरिस। मस्क के साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से आपत्तिजनक बोल। बता दे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलोन मस्क को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कमला हैरिस को बेकार उम्मीदवार बता दिया। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस एक तीसरे दर्जे की पाखंडी उम्मीदवार है और उसने अपने बॉस राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में ज्यादा अक्षम है। अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के साथ सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुप्रतीक्षित ऑडियो ओनली इंटरव्यू में, जो तकनीकी वजहों से 40 मिनट से ज्यादा की देरी से हुआ, 78 साल के पूर्व राष्ट्रपति ने कमला हैरिस को एक बार फिर से एक कट्टरपंथी वामपंथी पागल तक बता दिया। दोस्तों तो वहीं बता दें, महिला डॉक्टर के हत्यारों को बचाने में लगी ममता सरकार। अब अधीर रंजन चौधरी ने लगाए ये गंभीर आरोप। दरअसल पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले ने
ने देश को हिला दिया है। आज ही हाईकोर्ट ने केस की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अगर आगामी रविवार तक राज्य पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाती है तो वो खुद केस की जांच सीबीआई को दे देगी। विपक्षी दल भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए ममता से इस्तीफे की मांग की। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से मामले में निपटने के तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार आरोपियों की मदद कर रही है। तो दोस्तों वहीं इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने अपने हाथ में इसकी जांच को ले लिया है। दोस्तों इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। एजेंसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिसमें राज्य पुलिस को मामले के दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ दिल्ली से सीबीआई अधिकारियों का एक दल बुधवार को कोलकाता पहुंचेगा। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक ही नाव पर क्यों सवार है एमवी और एनडीए, एक जैसी उलझन में दोनों गठबंधन, दोनों तरफ शिवसेना ने फंसा दिया पेच। दोस्तों महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। फिलहाल राज्य में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसमें शिंदे की शिवसेना के अलावा भाजपा और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। चुनाव सिर पर है, लेकिन अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर महायुति गठबंधन में खामोशी छाई हुई है। हालांकि गठबंधन के नेता 20 अगस्त से संयुक्त रूप से चुनावी रैलियां करने का ऐलान कर चुके हैं। ये रैलियां संयुक्त रूप से इसलिए हो रही है ताकि जनता के बीच ये संदेश जा सके कि महायुति एकजुट है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा। एलजीबीके सक्सेना ने उनको कर दिया नॉमिनेट। दोस्तों दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके नाम को नॉमिनेट किया है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम तय किया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर रोक लगा दी। स्टेट लेवल पर होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह विभाग की होती है। इसीलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों वहीं बता दें, यदि भी की सारी बड़ी खबर आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय